नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो भारतीय संविधान वर्तमान में कितने भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में विभाजित है? तो पहले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो यह वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। यदि हम मूल संविधान की बात करें, जब संविधान की शुरुआत हुई थी या जो मूल संविधान था, उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 25, अनुच्छेदों की संख्या 448 और अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। तो अगर मूल संविधान में पूछ ले प्रश्न में, तो हमें ये लगाना है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और यदि वर्तमान संख्या पूछ ले, तो हमें ये लगाना है कि 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। देखिए, अनुसूचियां 8 थी। इन चारों अनुसूचियों पर भी हम चर्चा करेंगे किसी एक डिटेल वाले वीडियो में। मूल अनुच्छेद वर्तमान में भी 395 ही है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ के 448 हो गई। ये ऐसे हो गई जैसे कि यदि हम बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों में एक आर्टिकल है 21, राइट टू लाइव, मतलब जीने का अधिकार। इसी प्रकार एक नया आर्टिकल जब हमें जोड़ना था संविधान में, तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसके तहत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। तो ये एक मूल अधिकार में एक शिक्षा का अधिकार शामिल हो गया। तो यहाँ पर आर्टिकलों की संख्या बढ़ गई। इसे बढ़ते बढ़ते वो वर्तमान में 448 हो गई। 22 भाग की बात करें, तो इनकी संख्या भी इसी प्रकार से बढ़ाई गई है। जैसे हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों की, तो एक भाग 4 के अंदर ही हमने क जोड़ा, भाग 4 क, और एक नया आर्टिकल उसमें जोड़ दिया 51A, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है ना। प्रश्न 2-3 बन रहे हैं इसमें से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। जो अधिनियम है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसी संशोधन के माध्यम से हमने जो अभी ऊपर बात करी मौलिक कर्तव्यों की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो हमने यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए हैं, उसको भी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो भाग 4 का है हमारा। तो समाजवादी की यदि हम बात करें, तो सभी का विकास सरकार द्वारा, अमीर गरीब के बीच में जो भी असमानता है उसको समान करने का प्रयास, आर्थिक और सामाजिक विकास। वही पंथ निरपेक्ष की बात करें, तो भारत का कोई राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा, समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। अखंडता, देश की भौगोलिक अखंडता बनी रहे और एकता बनी रहे राष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है और यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? अभी हमने ऊपर चर्चा करी जो लघु संविधान था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 76वां संविधान, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक नया भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद शामिल किया गया था 51A। अगर प्रश्न आ जाए तो आपको ये बताना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A के तहत हमने पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से इसको लिया है, और एक नए भाग 4A के रूप में या 4 क के रूप में इसे संविधान में शामिल किया गया है। इनकी संख्या 11 है। लास्ट वाला वही शिक्षा का अधिकार जो भी हमने ऊपर चर्चा करी थी, 86वां संविधान संशोधन 2002, राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21A के रूप में शामिल है ना, वो 11वें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में शामिल है। प्रश्न अगर ऐसा आ जाए तो आपको बस ध्यान रखना है आर्टिकल 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनकी संख्या 11 है, और हमने इसको लिया था पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से। अगर ऊपर जैसे ऐसा कंफ्यूजन वाला
ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे अमेरिका आर्टिकल सेम है। तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से हमने मूल कर्तव्य सॉरी फंडामेंटल राइट्स लिए थे, यानी कि मौलिक अधिकार, है ना। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं और जो मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ रूस से लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में तथा किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 10वीं अनुसूची में ये शामिल है, दल बदल विरोधी कानून। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। इसके पीछे का कारण क्या है? इसको लाने के लिए जो मेन उद्देश्य था कि जब सरकार चल रही होती थी तो कई बार सांसद या विधायक दल बदल लेते थे, और ऐसा करने पर जो सरकार है अल्पमत में आ जाती थी और कई बार सरकार गिर जाती थी। तो शुरुआती साल में इसको एक तिहाई सदस्य रखा गया कि यदि किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य एक साथ पार्टी को बदलते हैं या छोड़ते हैं तो उन पर यह नियम कानून लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता बनी रहेगी या रद्द नहीं होगी। हालांकि ये सदस्यता बनी रहेगी, रद्द नहीं होगी, ये उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष है या जो लोकसभा अध्यक्ष है या संबंधित सदन के जो भी अध्यक्ष है उनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही यदि अगर कुछ और मतभेद की स्थिति बनती है तो फिर न्यायपालिका या न्यायालय का सहारा भी लिया जा सकता है। तो इस एक तिहाई को भी बाद में दो तिहाई कर दिया गया एक संशोधन के माध्यम से। 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसकी संख्या बढ़ा के दो तिहाई कर दी गई। जैसे सपोज दो तिहाई के यदि हम उसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, हालांकि भारतीय राजनीति इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। तो हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोज किसी पार्टी के 100 विधायक या सांसद जो भी आपको लगे ले लीजिए। अब इनका दो तिहाई यदि एक साथ पार्टी छोड़ेंगे तो उनकी जो संबंधित सदस्यता है, चाहे विधानसभा की हो या चाहे लोकसभा की हो, वह बनी रहेगी, समाप्त नहीं होगी। दो तिहाई कैसे निकालेंगे? 100 का मल्टीप्लाई 2 में करके जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यह संभवतः 66 या 67 के आसपास आएगा। तो लगभग 100 में से 67 जो सदस्य हैं, चाहे वो एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। ये एंटी डिफेक्शन ला इसलिए लाया गया था क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आज सरकार है और कल कुछ सांसद या विधायकों के इस प्रकार के कृत्य के चलते सरकार गिर गई, वापस से उनको गठबंधन बनाने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए इस कानून को लाया गया था। बस आपको ध्यान रखना है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अभी हमने ऊपर चर्चा करी, वापस से वही चीज आ गई है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के रूप में इसको शामिल किया गया है और अनुच्छेद है 21A और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इस आर्टिकल को जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, है ना। जो कि मौलिक अधिकार हमने किससे लिया है? अमेरिका से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया तथा यह कब लागू हुआ? काफी अच्छा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न, लेकिन कई बार पूछा गया है। तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आप सभी पता है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल अधिकारों की प्रेरणा संविधान निर्माताओं ने मुख्यतः किस देश के संविधान से ली? अभी हमने चर्चा करी मूल अधिकार जो कि हमने यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। इसे बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकी संविधान है उससे प्रेरित है। अच्छा, एक चीज और भी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और मूल अधिकारों की बात करें
तो वह हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात आ जाए तो वो हमने रूस से लिए हैं, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि वर्तमान का रूस। तो ये तीनों प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, बिना इसके संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। आर्टिकल 368। इस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान है। और कुछ विशेष संशोधन, जैसे अगर वो संघीय ढांचों को अगर प्रभावित कर रहे हैं तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की बहुमत की भी आवश्यकता होती है। जैसे संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और वहीं आधे राज्य यानी कि 28 राज्य वर्तमान में, 14 राज्यों को मिला के, जैसे कुछ ऐसे हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन में और किस किस प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, जिसमें कई बार हमको राज्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको यह ध्यान रखना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो जो प्रेसिडेंट्स रूल है यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है, वह आर्टिकल 356। 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यदि देखिए राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो अगर किसी राज्य का राज्यपाल यदि राष्ट्रपति को सूचित करता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। और वह किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356। वही बात करें 352 की, तो यह राष्ट्रीय आपातकाल, यह भी राष्ट्रपति लगाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कभी आंतरिक अशांति हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, तब इस आर्टिकल का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका प्रयोग किया भी गया है अगर हम देखें राजनीतिक इतिहास में तो। और आर्टिकल 368 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है या इसकी आवश्यकता अभी तक तो नहीं पड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि यह डायरेक्ट रिटे जारी करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए आप, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसमें 5 रिटें हैं, कभी हम किसी वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, ऐसे करके टोटल 5 रिटें हैं जो कि काफी पावरफुल है। इसलिए इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।